जो काशीराम साहब का सपना है वो पूरा कर सकती है तो एक ही पार्टी कर सकती है, वो है बीएसपी। बहन जी ही इसको पूरा कर सकती है। क्या इस बार देश का मुसलमान बीएसपी के साथ आएगा? बहन जी जब टिकट देती हैं किसी उम्मीदवार को तो बहुत पैसा लेती हैं, कितनी सच्चाई यार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। यूपी में खुद को मजबूत बताने के बाद बसपा ने दिल्ली में पांव जमाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शुरू हो चुकी है और हमारे साथ हैं चांदनी चौक से बसपा उम्मीदवार अबुल कलाम आज़ाद साहब। अबुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है कितना आसान है दिल्ली तक बसपा का पहुंचना? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, और देसी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग निडर होकर के सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं। और ऐसे ही सच दिखाना और सच बोलना आप लोगों पर भारी ही पड़ता है। आप लोगों के चैनल भी बंद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत साधुवाद आपका कि आप फिर भी सच बोलते हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर एक माहौल है जो 2009 में ही बना था, वो माहौल फिर से गर्म हुआ है। उसकी वजह है बीजेपी का जो एजेंडा है, उसका एजेंडा। इसका जो वजह है वो दोगली राजनीति है आम आदमी पार्टी की, जो कह कर के आई थी सरकार में कि हम शीला दीक्षित को ऐसे जेल भेजेंगे, ये करेंगे, हमारे पास ये कागज़ है जी, हम ये करने जा रहे हैं जी। आज वो एक और पार्टी कांग्रेस के साथ मिल कर के एक दल बना करके यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। केजरीवाल साहब जो है जेल में हैं, और इसके बावजूद कांग्रेस को जो अपनी नीतियाँ हैं, पुरानी नीतियाँ हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये जिन निकला है, बीजेपी नाम का जो जिन निकला है, इसकी जिन को निकालने की जिम्मेदारी, ये जो देश का माहौल ख़राब करने की जिम्मेदारी पूरी कांग्रेस की है। क्योंकि ये नहीं चाहती तो ये जिन बाहर नहीं आता। अब इसको अंदर करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है। इसको सिर्फ एक ही दबा सकता है, इसको हाथी ही दबा सकता है, इसको बीएसपी ही दबा सकता है। इसको जो बाहर कर सकता है वो बीएसपी ही कर सकता है। तमाम पार्टियां, विरोधी पार्टियां कहती हैं कि मायावती जी तो बीजेपी की बी टीम है और उनके लिए रास्ता क्लियर कर रही हैं, ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतारें जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की ये पीबी पार्टी है, वो वाली बी पार्टी है, वो पी पार्टी है। अब समझना एक चीज़ पड़ेगा, जब चुनाव आते हैं और दूसरे को बी पार्टी बताया जाता है, इसका मतलब बीजेपी की छवि खराब है, निगेटिव है। बीजेपी निगेटिव है, उससे सब नफरत करते हैं, इसलिए दूसरी पार्टी को नीचा करने के लिए बी पार्टी बताया जाता है। सिंपल सी बात, आप लोगों को समझ में आएगा बहुत, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए चीज़। अगर बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी होती तो वो क्या मुसलमानों को जो टिकट दे रही हैं, क्या वो देती? बिल्कुल नहीं देती। जो वो करते उसके अकॉर्डिंग चलते। दूसरी बात, आज आप देख लीजिए, ट्विटर पर देख लीजिए, उनके आज जितनी सभाएं हो रही हैं उन पर देख लीजिए, वो पहला जो उनका मामला होता है वो बेरोजगारी के ऊपर होता है। बेरोजगारी को होता है और टक्कर पे से सामने होता है, जिसको वो इंगित करती हैं, वो करती हैं बीजेपी को। खुलकर बोल रही हैं, दहाड़ रही हैं। अब उसके बाद भी अगर बीजेपी की बी पार्टी कहा जा रहा है बीएसपी को, इसमें साजिश है उन लोगों की, जैसे सपा है, जैसे कांग्रेस है, जैसे आम आदमी पार्टी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद बीएसपी के जो वोटर्स हैं उनको उन्होंने छीना है, एक तरीके से उनको बेवकूफ़ बनाया है, उनके लिए किया कुछ नहीं है। ठीक है, आज एक और चल रहा है, आप देख रहे होंगे एफएम पर चल रहा है कि सफाई कर्मचारी की जो वो है जिम्मेदारी है, वो राजू की जिम्मेदारी है। राजू की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई की क्यों है? क्यों वो कलेक्टर नहीं बन सकता? क्यों वो आईएएस नहीं बन सकता? क्यों वो इंस्पेक्टर नहीं बन सकता? राजू किस जाति का है? राजू की जाति जो बताई जा रही है उसके अंदर सफाई कर्मचारी बताई जा रही है। समझें बात को, इशारे को आप समझिए कि एफएम पर समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि इसकी कर्मचारी ये करेंगे, इनकी जिम्मेदारी। यानी कि क्या है कि वो राजू पढ़े नहीं, वो राजू के बच्चे नहीं पढ़े, राजू का वंश ना पढ़े, वो सफाई कर्मचारी का सफाई कर्मचारी ही रहे और वो जिम्मेदारी सिर्फ सफाई की ही ले। क्या वो पत्रकार नहीं हो सकता है? क्या वो नेता नहीं हो सकता है? क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता है? एक चीज़ समझें, वो चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है एक जो एफएम चैनल के द्वारा। तो ये क्या ये सही है?
इस चीज़ों को कि भाई सभी को समान अधिकार है शिक्षा का, बेरोज़गारी सभी के लिए दूर होनी है। जो राशन की बात कर रहे हैं कि साहब 5 किलो राशन देंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है, अच्छा रोज़गार मिलेगा, घर में अपने आप अच्छे राशन आ जाएंगे सब, आपको रोज़गार देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया उसका, सब कुछ अडानी को उन्होंने बेच डाला। हमारी सरकार क्या करेगी, सरकारी जो संस्थान है फिर से खोलेगी, फिर से जो चीज़ें हैं वापस लाएगी, और जो हमारे लोग हैं आपकी सरकार बनेगी कैसे, पहले तो ये बताइए। हमारी सरकार बनने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है। आप सुन लेंगे 4 जून को कि हमारी सरकार बन रही है। हमारी सरकार बनेगी और झंडा फहराया जाएगा लाल किले पे 15 अगस्त को, बहन जी झंडा फहराएंगी। लोग हंसेंगे सुनकर आपको? देखिए, लोगों का काम है हंसना। जो लोग हंसेंगे वो मात्र 8% लोग हैं जो हंसेंगे। वही लोग हैं जो ताली थाली बजाते हैं, वही लोग हैं जो बेवकूफ़ बनते हैं, वही लोग हैं जो मज़दूरों को जाता हुआ देख करके, जो लोग मज़दूर रास्ते में मर जाते हैं, लाइनों में मर जाते हैं कोरोना पीरियड में, उनको देख करके वो हंसते हैं। वही लोग बेवकूफ़ लोग हैं 8% जो कहते हैं कि कोरोना मुसलमान हो गया। यही वे लोग जो कहते हैं, लोग जो कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमें रोज़गार नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, ये वो 8% लोग हैं जो हंसेंगे। इनकी कोई परवाह करने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, 400 पार कितना आसान है, क्यों वो नारा दे रही है? क्या विपक्षी पार्टियां सब कमज़ोर हो गई हैं? सर देखिएगा, 400 पार ये कह रहे हैं, 400 पार नहीं, इन पर धिक्कार है। सबसे बड़ी बात है, जनता की धिक्कार है, उन लोगों की धिक्कार है जो लोग रास्ते में कोरोना पीरियड में मरे हैं, जिन लोगों को राशन नहीं मिला और वो भूखे बच्चे मर गए हैं, वो लोग, उन लोगों की धिक्कार है। जो बच्ची अपने साइकिल पर अपने पिता की लाश लेकर जा रही थी, उन लोगों की धिक्कार है। उन लोगों की धिक्कार है जो यमुना में, जो गंगा में जो लाशें पड़ी हुई थी, जिनको चीज़ थी, उनको अभी की बात करिए। 400 पार को आप लोग कैसे चैलेंज कर रहे हैं? 400 पार का नारा क्यों उधर से आ रहा है? 400 पार का नारा इसलिए आ रहा है कि गरीब समझ रहा है, किसान समझ रहा है, मुसलमान समझ रहा है, और दलित समझ रहा है, SC ST समझ रहा है, मूल निवासी समझ रहा है, आदिवासी समझ रहा है। वो समझ रहा है कि जो बाबा साहब का सपना है, जो काशीराम साहब का सपना है, वो पूरा कर सकती है तो एक ही पार्टी कर सकती है, वो है BSP। बहन जी ही इसको पूरा कर सकती है, और इस तरफ हम जा रहे हैं तेजी के साथ। एक PDA बना है, एक PDM बना है, और चर्चा शुरू हो गई कि बहन जी ने DM बनाना शुरू कर दिया। कितनी सच्चाई है? देखिए, ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ DM नहीं है, हमारे यहाँ दलित मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं शायद, तो हमारे यहाँ सिर्फ DM नहीं है, हमारे यहाँ किसान भी है, हमारे यहाँ वो मज़दूर भी है, वो तबके का मज़दूर भी है जो चला जा चुका है, वो आदिवासी भी है, जो मूल निवासी है, वो हमारा वो है मामला है, वो सभी हमारे साथ में, OBC भी हमारे साथ में है, ठीक है ना, बैकवर्ड हमारे साथ में है, हर व्यक्ति हमारे साथ में है, सिवाय उन लोगों के जो लोग मैंने बताया अभी 8% हैं, उनके अलावा। दिल्ली में चांदनी चौक में शायद आप पहले ही मुस्लिम उम्मीदवार हैं, या और भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार आपके टक्कर का है? आपका मुकाबला किससे देखते हैं, BJP से, कांग्रेस से? देखिए, असल में क्या है कि दिल्ली के अंदर एक मैं ही प्रत्याशी हूँ जो मुस्लिम है। चांदनी चौक में की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, बहन जी ने दी है। मैं इस पार्टी में का ही कार्य करता रहा हूँ, और बहन जी ने मुझे सचिव पद पर, प्रदेश सचिव पद पर यहाँ पर जिम्मेदारी दी थी। तो तकरीबन हमने 2 साल के अंदर 1100 मीटिंग की है। 1100 में हमने झुग्गी क्लस्टर को देखा है। हमने 10 साल का जो ब्यौरा इकट्ठा किया है, वो ये किया है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल तक मैं ये देखा था, अब ये देख रहा हूँ, तो कह रहे 10 साल की, हमें 15-20 साल ऐसे ही हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं बदला है, वही झुग्गी हैं, वही मकान हैं, वही सब चीज़ें हैं, और ये नारा लगा करके आते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। गाड़ियाँ लोहार हैं जिनके लिए पुनर्वास के लिए प्रयत्न किए गए थे, उनके जो है ये मंगोलपुरी में वाई ब्लॉक में कुछ बने हुए फ्लैट, लेकिन उनको दिए नहीं गए हैं। आज ये वो बेचारे, उनके घर, कुछ के तो आधार कार्ड नहीं है, कुछ के तो उनके पैन कार्ड नहीं बने हैं, कुछ के तो वोटर कार्ड भी नहीं बने हैं, वो बड़ा मुश्किल तमाम बनवाए गए हैं, किए गए हैं वो सब चीज़ें। तो उनके बच्चों को पढ़ाया गया है, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल भेजा गया, ये काम BSP के लोगों ने किया है। इसलिए भीम पाठशाला चलाई गई यहाँ पर, उसके अंदर लोगों को, बच्चों को, जो जिस स्टेज का बच्चा था कि बड़ा बच्चा है, तो वो उस स्टेज की पढ़ाई करा करके उसको सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा दिया गया। तो ये सब कराने का काम ये सब BSP ने किया है,
कांग्रेस ने कहाँ किया ये काम? कांग्रेस ने बिल्कुल धरातल पे काम नहीं किया, ना बीजेपी ने तो कोई काम ही नहीं किया। बीएसपी की बात आप कर रहे हैं। यूपी में बहन जी का 4 बार शासन था और यूपी में समाजवादी पार्टी कहती है, दावा करती है कि मुसलमानों ने उसे बहुत सपोर्ट किया। 17 में, 22 में, 19 में। मैं बताता हूँ आपको, सपोर्ट किया है, लेकिन ये नहीं है कि बीएसपी को उन्होंने छोड़ दिया है। जो मुलायम सिंह बोलते थे कि एससी और ये मुस्लिम, ये नेशनल समस्या हैं देश की। कब बोला? ये बोला है उन्होंने, है मेरे पास उनका वो, तो उन्होंने बोला ऐसा। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि मुसलमानों के लिए कि हम इनको जो मौलिम कर लेंगे, आपने सुना होगा मौलिम का एक प्रोग्राम चल रहा था, मौलिम कराने का प्रोग्राम चल रहा था, तो मौलिम कर लेंगे, उनको सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी। लोगों को मौलिम कराया गया, अलीगढ़ से भी कराया गया, तमाम जो है यूनिवर्सिटी से कराया गया। मौलिम कराने के बाद में उनकी वो नौकरियां नहीं निकली, छोड़ दिया गया उनको। बहन जी ने क्या किया, मदरसा जो क्या बोलते हैं बोर्ड है, उसका गठन किया बहन जी ने, और 169 मदरसों का उन्होंने जो उनको मान्यता दिलाई, उसमें कंप्यूटर रखवाए, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का भी इन्होंने जो है मामला किया, यानी कि उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। अब अगर उस टाइम से लेकर के अभी आप देखेंगे तो उन मदरसों के बच्चे आज IAS PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। ये काम बहन जी ने किया। बहन जी ने ये काम किया कि 27% जो है मुसलमानों को आरक्षण दिया, जिसकी वजह से वो पढ़ पाए, लिख पाए और जो है नौकरी उनको मिल पाई। ये बहन जी ने किया। बहन जी ने ये किया कि वहाँ पर जो भी यूपी के अंदर मुसलमानों पे कोई झगड़ा नहीं हो पाया, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाया, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुई, सब चीज़ बराबर से चलता रहा। बदमाशों ने जो है यूपी छोड़ दिया, या फिर उनको जेल में डाल दिया गया, या फिर उन्होंने बदमाशी छोड़ दी। ये सब चीज़ था। सुबह 9:30 बजे सरकारी ऑफिसर जो था वो अपने ऑफिस में हुआ करता था। भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो गया था। अब भी यही हालात, योगी सरकार भी दावा करती है कि सारे माफिया भाग गए यूपी छोड़कर। योगी सरकार जो है यूपी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ उन्होंने किया है, बुलडोजर से लोगों के मकान गिराने के अलावा उन्होंने क्या काम किया, ये बताइए मुझे आप। सिवाय हिंदू मुस्लिम कराने के अलावा और क्या काम किया उन्होंने आजम खां को गिराने के अलावा और क्या काम किया है उन्होंने? जो है जो और लोग थे, जो उनके दुश्मन थे, उनको मार गिराने का काम किया, उनका इनकाउंटर कराया है, गोलियां लगवाई हैं उनको, और क्या कराया इसके अलावा उन्होंने? उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। माहौल ख़राब किया है यूपी का। यूपी के लोग अब समझ चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं। अब ये बात करते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली के अंदर इस तरह का माहौल भी उन्होंने पैदा करने की कोशिश की थी कि ये सब चीज़ें हो जाएं, की थी उन्होंने, लेकिन दिल्ली संभल गई। लोगों ने इसको समझ लिया कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं। हुड़दंग मचाने का काम इन लोगों का है और लोगों को बरगलाने का काम इन लोगों का है। मैं एक बात जानता हूँ कि विकास कब होगा? जब हमारा बच्चा शिक्षित होगा, जब फ्यूचर उसका सुरक्षित होगा, चिकित्सा के साधन होंगे, जब उसके लिए नौकरियां होंगी, जब उसके लिए रोज़गार होगा। अच्छा, एक आरोप लगता है बहन जी पर कि बहन जी जब टिकट देती हैं किसी उम्मीदवार को तो बहुत पैसा लेती हैं। कितनी सच्चाई है आरोप में? आपने कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा, सुना है। तो ये जो सुना है आपने, इसको बता देता हूँ मैं आपको। मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुना आपने कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है सभी लोग लेते हैं और उसकी छानबीन भी हुई है, हुआ। एक बीएसपी ऐसी पार्टी है जिसके इलेक्ट्रल बॉन्ड की 0 संख्या है। होता क्या है कि यही एक पार्टी है जो कार्यकर्ता के पैसे भी चलती है। कार्यकर्ता खुद अपनी मर्जी से पैसा लगाता है और ये चलती है। मैं भी कार्य करता हूँ, मैं भी जो है डोनेट करता हूँ। जो भी मेरा हिस्सा आता है, 1500 रुपये आता है, वो मैं देता हूँ। वो हर एक कार्यकर्ता देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट लेने पर दिया था, लेकिन जो सक्षम होता है, जो संभाल सकता है, टिकट उसी को दिया जाता है, अप्रोच उसी को की जाती है। 5 करोड़ वाली बात कितनी सच है? 5 करोड़ वाली बात 5 करोड़ पे एक टिकट? मेरे सामने तो कोई नहीं हुआ। ना मेरे पास क्या बोलते हैं निगम के उसमें हुआ, ना विधानसभा के इलेक्शन में हुआ। अभी भी मेरे पास कोई ऐसा मामला नहीं आया मेरे संज्ञान में कि 5 करोड़ रुपए लिए गए या दिए गए हैं। मैंने तो देखे भी नहीं हैं 5 करोड़ रुपया। क्या इस बार देश का मुसलमान बीएसपी के साथ आएगा? देखिए, देश का मुसलमान बीएसपी के साथ आएगा, खड़ा हुआ है।
उसकी वजह है कि वो ये जान चुका है, इन इलेक्शन में ये जान चुका है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कितना टिकट दिया है, मुसलमानों के लिए कौन कितने प्रोग्राम बनाए हैं, क्या क्या चीज़ें योजनाएं बनाई हैं आगे आगाने मतलब सरकार ने कि मुसलमानों के लिए हम ये करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ नहीं, कोई टिकट नहीं दिया है, ना ही उनके लिए कोई योजना बताई है। आपकी बात करते हैं जो आपका छोटा वो पप्पू है सपा का, ठीक है, छोटा ही पप्पू कहूँगा उसको मैं, क्योंकि वो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चचा का नहीं हुआ, तो वो लोगों का क्या होगा। उसके बारे में बात करूँगा तो उसने भी सिर्फ मजबूरी में चंद टिकट दिए हैं, और उसमें भी उसने योजनाओं को नकार दिया है कि कोई योजना नहीं है मुसलमानों के लिए उसके पास, शिक्षा की कोई योजना नहीं है, रोज़गार की कोई योजना नहीं है उसके पास। मैं सीधा बात करता हूँ कि बीएसपी की तरफ मुसलमान आ रहा है क्योंकि उसको पता है कि बहन जी सोच रही हैं आज मुसलमानों के बारे में, उनके हित के बारे में सोच रही हैं। बहन जी सोचती हैं SC ST के बारे में सोचती हैं, बहन जी सोचती हैं पिछड़ी जाति के बारे में सोचती हैं। ये सब प्रोग्राम तैयार होते हैं, सारे काम सोचती हैं, लेकिन आरोप ये भी है कि निकलती नहीं है घर से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, माननीय काशीराम जी का निधन हुआ तो उससे पहले रेड की गई थी, इनको डराया गया था। वो पैसा भी जो रखा हुआ था इलाज के लिए, काशीराम साहब के लिए इलाज के लिए, वो पैसा भी जब्त कर लिया गया था। आज तक ये भी नहीं मालूम कि वो पैसा का रिकॉर्ड इन्होंने नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया। किसकी सरकार थी? सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी, यूपीए सरकार थी, ठीक है ना। 2006 की बात कर 2006 की बात कर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें कि बहन जी चुप हैं, बहन जी चुप हैं, और वो इस तरीके से बात नहीं करती हैं जिस तरीके से तू तड़ाक से और लोग बात करते हैं। बहन जी का एक जो है राजनीतिक शैली है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग बात करती हैं, संविधान से बात करती हैं, और वो बार बार ये बात कहती हैं कि सरकार ने ये किया है, ये काम निंदनीय है, सरकार को ये काम करना चाहिए, सरकार की जो एक अच्छे विपक्ष की शैली होनी चाहिए, उस शैली को वो इस्तेमाल करती हैं। आप कहीं पर भी देखेंगी तो तू तड़ाक से बात नहीं करेंगी कि वो नाम नहीं लेंगी, मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये तरीका ही गलत है। वो सही तरीके से संविधान के अकॉर्डिंग काम करती हैं और उसी तरीके से बताती हैं, और ये भी उनको नकाब उतार के दिखा देती हैं कि आपको आईना दिखाएंगी कि भाई ये आपने गलत किया है, ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, और ये करना चाहिए। सरकार ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ये सब कहती हैं। अब ये सब कहने की हिम्मत क्या किसी और में होती है? उल्टी सीधी बातें करना। अच्छा, आखिरी सवाल, अभी तक 75 वर्ष हो गया, दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला, और ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, हालांकि ये मुद्दा हम उठा रहे हैं लगातार। क्या लगता है 24 में ये सपना पूरा हो पाएगा? आपको कोई शक है? आपको कोई शक है इसमें? मुझे तो पूरा यकीन है। हर कोई जानता है, इस बात के लिए अच्छी तरह समझ गए हैं, क्योंकि खामा पार्टी को भी देख लिया है और ऐसे लोगों को भी देख लिया है जिन्होंने बहुजन के तोड़ने की कोशिश की है, अलग अलग अपने संग बनाने की कोशिश की है बहुजन के साथ में। ऐसे भी हैं जो हमारे, अब मैं क्या कहूँ कि ऐसे भी नेता हैं जो कहते हैं कि मैं साहब बीएसपी, मैं जो है बहुजन का वो हूँ, रखवाला हूँ, लेकिन वो उनकी अगर बैकग्राउंड आप देखें तो उनकी बैकग्राउंड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है। समझ रहे हैं आप? तो वो आकर के खड़े हुए कि साहब मैं मसीहा हूँ, मैं ये हूँ, और अकेली सीट लेकर बैठ गए ना गीता में कि मैं प्रत्याशी हूँ। तो ऐसे लोग तोड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन अब जनता समझने लगी है धीरे धीरे। उनको मालूम है कि अगर काशीराम साहब की आत्मा कहीं पर है, हालांकि आत्मा वगैरह मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन उनकी जो जान है, उन्होंने जो फूकी है अपनी जान, वो बीएसपी में फूकी है, और उसको उसी ढंग से उसी तरीके से बहन जी चला रही हैं तरीके से। तो सही चला रही बहन जी पार्टी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके अपने तरीके हैं, उनकी नीतियाँ हैं, उन पर विश्वास करते हैं हम, उनको अपना नेता मानते हैं हम। और अब देखिएगा कि उनसे बढ़िया नेता ही नहीं है कोई, क्योंकि जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी भाषा शैली है, वो भाषा शैली किसी और नेता की है भी नहीं। मजाक करते हैं, प्रधानमंत्री मजाक करते हैं, किस तरीके से चुटकुले सुनाते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है एक शिक्षित व्यक्ति का। तो वही तो चल रहा है आजकल, वही तो जीतते हैं ऐसे लोग। अरे तो फिर भाई, जो शिक्षित व्यक्ति होगा, प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसकी ये शैली नहीं होगी, वो ब्यूरोक्रेट होगा, वो विकास के बारे में सोचेगा। देखिए, आज बहन जी ने एक बात भी कही है कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं इस सरकार में। ये बहुत बड़ी बात है जो बहन जी ने कही है आज, सुना होगा आपने भी।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो किसके लिए कह रही हैं, वो बीजेपी के लिए कह रही हैं। और इतनी बड़ी बात कह करके लोग कहें कि उनको वो बी पार्टी हैं, बहुत गलत बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो AK आज़ाद साहब, अबुल कलाम आज़ाद साहब थे हमारे साथ, जो चांदनी चौक के बसपा प्रत्याशी हैं। खुलकर हर मुद्दे पर इन्होंने अपनी राय रखी, बात की। ये बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।